नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के अब पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी सुगबटाहटें और हलचलें जो है वो अब तेज हो चली हैं। और इसी पर है हमारा ये आज का खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा सियासतदान आज पूरा दिन कहां रहा। तो सियासी हलचल में आज सबसे पहले बात होगी गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 3 दिवसीय यात्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचे हैं। यहां अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और शाह ने 3 दिन के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पहले दिन वह गृह मंत्री पोर्ट ब्लेयर के सेलुअर जेल पहुंचे और महामाल्यार्पण किया गया। इसके बाद वह जेल के उस कक्ष में भी पहुंचे जहां वीर सावरकर बंद थे। अमित शाह 3 दिन के दौरान यहां कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवेंद्र कुमार जोशी जी, मंच के सामने बैठे हुए अंडमान निकोबार के सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग और यहां के प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आज दूसरी बार मेरे जीवन में मुझे आजादी के तीर्थ स्थल पर और वहीं बुखार होने के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और अब उनकी तबीयत में भी काफी सुधार हो रहा है। बता दें कि बुखार और कमजोरी के चलते बुधवार को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया और इसके बाद से यहां पर उनका उपचार भी चल रहा है। एम्स प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है और उनकी सेहत में अब सुधार भी हो रहा है। तो बता दें, जिस तरह से तमाम सोशल साइट्स पे ये खबर आ रही थी और कि तबीयत जो है वो लगातार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है वो बिगड़ रही है, लेकिन आज तमाम इन खबरों पे विराम चिन्ह लगा है। दिल्ली एम्स के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत में अब सुधार हो रहा है और उनकी तबीयत भी जो है वो स्थिर है। आपको बता दें कि 88 वर्ष उम्र है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की और शुगर और बीपी की भी उन्हें बीमारी है। तो आपको बता दें कि बुखार के चलते और कमजोरी के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जनता को फ्री बिजली देने का भी इशारा कर दिया है, जिसके बाद भाजपा के ऊपर भी अब फ्री बिजली देने का दबाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते तमाम सियासी पार्टियां कई ऐलान और घोषणाएं कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल रहे हैं। अखिलेश ने यूपी की जनता को फ्री बिजली देने का इशारा किया है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा कि भाजपा वाले सब स्टेशन तो नहीं बनवा पाए, इसीलिए बिजली महंगी कर दी। समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो बिजली सस्ती होगी, हो सकता है कि बिजली फ्री भी कर दें। बिजली को लेकर सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए, तो सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए,
लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं की 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी, लेकिन अब सपा की घोषणा के बाद अपने मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिल्ली वासियों को बिजली फ्री देने का काम किया है, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश वासियों को भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। लेकिन जब से हमने यह घोषणा की है तब से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसी राग को लापना शुरू कर दिया कि अब हम भी बिजली फ्री देंगे। जबकि इनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने बिजली फ्री क्यों नहीं दी? जब इनके पास सत्ता थी, अभी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है, तो इन्होंने 4.5 सालों में बिजली फ्री देने का काम क्यों नहीं किया? इससे यह साबित होता है कि ये दोनों दल सिर्फ जनता को छलने का काम करते हैं और झूठ के अपने जो वादा है, इनका जो झूठ का पुलिंदा है, उस पुलिंदे को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। इस बार जनता इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नकार दी जाएगी चुनाव में। वहीं फ्री बिजली के वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 जिलों में ही बिजली की आपूर्ति होती थी। ऐसे में अखिलेश यादव फ्री बिजली की बात नहीं करें तो अच्छा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में रही है 2012 से 2017। एक बार अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को कि हम कितनी बिजली देते थे। उनकी सरकार में सिर्फ 4 जिले को बिजली मिलती थी, और 4 जिले को बिजली देने वाला आदमी जो उत्तर प्रदेश को बिजली न दे सके वो फ्री बिजली की बात करता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने जैसा है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने जैसा बयान है, जिससे अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसका सियासी प्लान कितना कामयाब होगा वो 2022 के चुनाव के बाद सब क्लियर हो जाएगा। पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद अखिलेश यादव, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यूपी की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया है। इन दोनों पार्टियों ने जनता से वादा किया है कि अगर सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में बनती है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली देंगे। वहीं इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को फ्री बिजली देनी थी तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली क्यों नहीं दी। ये सिर्फ चुनावी वादा है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, GMD न्यूज़, लखनऊ। तो यूपी की सियासत में 2022 चुनाव को लेकर के बिजली का जो झटका लगा है, ये एक बड़ा झटका है। अब देखना ये होगा ये बिजली की जो सियासत है ये किस पार्टी की सत्ता को चमकाती है और किस पार्टी की सत्ता को भस्म कर जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा डिप्टी स्पीकर के होने वाले चुनाव को लेकर के सपा विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने GMD न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं किया है। 18 तारीख को जो एक दिन का सत्र बुलाया गया है वो सिर्फ चुनाव के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा की हमेशा से यही परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, लेकिन इस बार बीजेपी एक नई परपार्टी को जन्म दे रही है। बीजेपी का हर काम वोट की दृष्टि से होता है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर बात ना करके बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करा रही है और एक नई पर पार्टी का जन्म भी दे रही है। हमारे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी जी। सर, जो उपाध्यक्ष है वो हमेशा से विपक्ष का होता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद अपना उपाध्यक्ष बनाने के फिराक में है।
भारतीय जनता पार्टी का कभी लोकतंत्र संविधान में विश्वास रहा ही नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया तो कहें जो हम नियमावली या संविधान की प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन का ये सत्र हो रहा है चुनाव के लिए क्यों? जो हम लोगों ने देखा है, जो वाम सदस्य के नाते जो प्रमुख सचिव ने हम लोग के यहाँ लेटर भेजा है, एक दिन बाद 2 दिन का सत्र हो जाएगा। उपाध्यक्ष के चुनाव का औचित्य क्या है? 4 साल पहले 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ? उपाध्यक्ष का परंपरा के अनुसार हमेशा विपक्ष का, कभी एक आध बार कोई हो गया, मैं नहीं कहता, ये परंपरा है कि विपक्ष का ही उपाध्यक्ष होता है। विपक्ष के चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, किसी से भी कोई वार्ता अभी तक उनकी नहीं हुई। नॉमिनेशन का डेट भी घोषणा कर दी, कार्यमंत्रणा बुलाए हैं 17 को, तो एक दिन में तो कोई तय हो नहीं जाएगा, विपक्ष कई दल रहा। तो ये इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये हर काम वोट की दृष्टि से करते हैं। और बताइए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है। ये बेरोजगारी बिल्कुल 45% इतना कभी रही ही नहीं। लड़के बिल्कुल रो रहे हैं डिग्री लेकर के। बाढ़ और अतिवृष्टि से किसान जो बिल्कुल पूर्वांचल किसान तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। बलिया तो खत्म हो गया है, गांव गिर रहे हैं, खेत गिर रहे हैं। कोई इस पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थान नहीं है। सर, कानून व्यवस्था के नाम पर ये सत्ता में आए थे कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, लेकिन लखीमपुर, गोरखपुर और तमाम हाथरस ऐसे मुद्दे हैं कि अब कोई सवाल अगर पूछेगा तो उसी को मार दिया जाएगा। उसी को मार दिया जाएगा नहीं, बिल्कुल तानाशाही की सरकार हो गई। और इसमें लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की चीज खत्म हो गई है। सरकार सर्वे सर्वा, उसके आगे कोई नहीं। वो जो चाहे सो करे, जो चाहे सो निर्णय। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। और वहीं कानपुर में विजयादशमी का पावन पर्व जहां हर तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, तो बजरंग दल के लोगों ने शस्त्र पूजन कर विजयादशमी पर्व को मनाया। और इस मौके पर राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने सभी नगरवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं बजरंग दल के कृष्णा तिवारी का यह कहना है कि शास्त्रों में हिंदू धर्म में शस्त्र पूजन किया जाता है। उनका कहना है कि शास्त्रों की रचना बिना शस्त्र के नहीं हो सकती है। शस्त्रों के बिना ना हम अपनी रक्षा कर सकते और ना ही अपने देश की। आज शस्त्र विजयदशमी के अवसर पर हिंदू समाज द्वारा जो शस्त्र पूजन किया जाता है वह शस्त्र पूजन किया गया, क्योंकि शास्त्रों पर आधारित और शास्त्रों के द्वारा बनाया गया हमारा हिंदू धर्म, जिसकी नींव ही शास्त्र है। और शास्त्रों की जो रक्षा है वो शस्त्रों के बिना नहीं हो सकती है। शस्त्रों के बिना ना हम अपने शास्त्र की रक्षा कर सकते हैं, ना देश की रक्षा कर सकते हैं, ना समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आज हम सब ने अपने अपने शस्त्रों की पूजा की है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस चैनल को देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाह रही हूं। और इस विशेष अवसर को यहाँ कल्याणपुर विधानसभा का विष्णुपुरी एरिया है, और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पिछले 20 वर्ष से एक अखाड़ा था। थोड़ी उसमें कठिनाई आ गई थी, थोड़ी परेशानियाँ आ गई थी, तो अखाड़ा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। आज उस अखाड़े का सुदृढ़ीकरण हुआ है, अखाड़ा व्यवस्थित हुआ है। यहाँ के इस क्षेत्र के आसपास के युवा यहाँ पिछले कई वर्षों से आकर अपना व्यायाम कर रहे थे। तो सियासी हलचल में अब बात करते हैं आरोपों की। आजाद समाज पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के साथ बदले और नफरत की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि सरकार कोरोना को ढाल बनाकर मुस्लिम समाज के त्योहारों पर पाबंदी लगा रही है।
नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि योगी सरकार अखिलेश से प्यार करती है, तभी अखिलेश की विजय रथ यात्रा को परमिशन दे रही है। और कानपुर प्रभारी साजिद हुसैन आजमी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को परमिशन दी जा रही है और मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कानपुर में होने वाले मैच से कोरोना फैल सकता है। की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि मैं हमारी आज़ाद समाज पार्टी कानपुर की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुखिया और सत्ता में बैठे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूँगा, ये मांग है कि लगातार मुस्लिम समाज के साथ सौतेलापन क्यों, हमारे मुहर्रम के जुलूस के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, चहलम के जुलूस पे पाबंदी लगाई जाती है। दूसरी तरफ 4 दिन बाद 12 वफ़ात का ऐतिहासिक जुलूस जो कानपुर की शहर से होता था, सर्व धर्म के लोग उसमें मौजूद रहते थे। कई धर्मों के बाबा गुरु धर्म गुरु उसमें आगे आगे चलते थे। संदेश जाता था पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय का। वादे हैं, वादों का क्या, आज हैं कल होंगे क्या। सियासी हलचल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लोकतंत्र के महापर्व चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी हलचल के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।